श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। कल शाम से देर रात तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया। मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था, लेकिन एनकाउंटर में अबरार मारा गया। नेशनल हाईवे पर भी आतंकी हमले की साजिश अबरार रच रहा था। पारिमपुरा नाके पर चेकिंग के दौरान अबरार सुरक्षा बलों के हाथ लगा। साल 2021 के भी अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें, जिस तरह से आतंकी वारदातों को नेस्तनाबूद करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं, तो ये आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर के इलाकों में जिस तरह की परिस्थितियां आतंकी घटनाओं के रूप में दिखाई दी हैं, वो वाकई एक चिंता का विषय। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस तरह की एक राजनीतिक पहल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक के बाद शुरू हुई, उसके बाद आतंकवादी क्या उसे डिरेल करना चाहते हैं, जिस वजह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। किस तरह से अबरार पकड़ा गया वो भी आपको हम बता रहे हैं। दरअसल नाकेबंदी के दौरान अबरार की गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को पकड़ा। मास्क हटाने पर अबरार की पहचान हुई। सवाल जवाब में कई अहम जानकारियां सुरक्षा बलों को अबरार से मिली। अपने ठिकानों की खबर भी अबरार ने सुरक्षा बलों को दी। AK-47 घर पर है, ये जानकारी भी सुरक्षा बलों को दी। सुरक्षा बल अबरार को लेकर उसके घर गए, लेकिन उसी घर में एक पाकिस्तानी आतंकी छिपा हुआ था और इसी दौरान फायरिंग इस आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर शुरू कर दी। 3 सुरक्षाकर्मी इस फायरिंग में घायल हुए। हालांकि आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे और यही तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस घर की, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, ये मुठभेड़ हुई। हाईवे पर जब सुरक्षा बलों ने इस आतंकी की कार रोकी तो ये उनके हत्थे लगा और उसके बाद सवाल जवाब में कई और अहम जानकारियां सुरक्षा बलों को मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबरार। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। गोलियों की आवाज, बम धमाका और उठता धुआं। मुठभेड़ के लिए पोजीशन लेते सुरक्षाकर्मी, आतंकियों से बचाकर आम लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पारिमपुरा के मलपुरा इलाके की, जहां कल शाम से देर रात तक आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के कमांडर अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल भी हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादी नेशनल हाईवे पर किसी हमले की साजिश रच रहे हैं। जानकारी पुख्ता थी
इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम फौरन एक्शन में आ गई। सुरक्षा बल के सामने दिक्कत ये थी कि लंबे हाईवे पर उस जगह की पहचान कैसे हो जहां हमले की साजिश थी। सघन चेकिंग शुरू हुई तो पारिमपुरा नाका पर साजिश का खुलासा भी हो गया। एक गाड़ी को रोककर उस पर सवार शख्स से जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उसने बैग से हथगोला निकाल लिया, लेकिन नाका पार्टी ने तुरंत उस शख्स को दबोच लिया। थाने में लाकर जैसे ही उसका मास्क हटाया गया तो उसकी पहचान लश्कर कमांडर अबरार के रूप में हो गई। लंबी पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मलहुरा इलाके के एक घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छिपा कर रखी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस इमारत में ले गए जहां उसने AK-47 छिपाने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जैसे ही मकान में दाखिल हुए, मकान में पहले से छिपे अबरार के एक साथी पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। गोली अबरार को भी लगी। तुरंत अस्पताल के इलाके से आम नागरिकों को बाहर निकाला गया और ऑपरेशन में तुरंत सेना के जवान भी शामिल हो गए। तस्वीरें देखिए, इसी मकान में आतंकी छिपे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों को दूर करने के लिए आतंकियों की तरफ से बम भी फेंके गए। तस्वीरों में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। मुठभेड़ लंबा चला और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने अबरार के साथ पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू में 3 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। रात करीब 1 बजे से 4:15 बजे के बीच 3 बार ड्रोन दिखाई दिए। पहला ड्रोन रात 1:08 पर रत्नूचक के पास दिखा, दूसरा रात 3:09 पर कुंजवानी में और तीसरा सुबह 4:19 पर फिर कुंजवानी में ही दिखा। आर्मी ने पुलिस को खबर की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आर्मी की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, लेकिन तीसरे दिन लगातार ड्रोन की हरकत से सनसनी फैल गई इस इलाके में। रविवार को ही जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए 2 हल्के धमाके किए गए थे। सुनील जी भट्ट इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल भी देखिए कालूचक एयरबेस पर के आसपास दिखाई दिया था ड्रोन, आपने ये खबर ब्रेक की थी। एक बार फिर लेट नाइट जो ये ड्रोन दिखाई दिए हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक मौजूद है एजेंसीज के पास इसे लेकर? बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार तीसरे दिन जो है ड्रोन देखे गए हैं यहाँ पर, वो भी खास तौर पर जो आर्मी के इंस्टॉलेशन से वहां पर काफी ज्यादा चिंता का विषय है। जहां तक जांच की बात है, जो कल रात्रि की बात है कि 3 बार जो है ड्रोन देखा गया है अलग अलग इलाकों में। इसलिए अभी ये जांच का विषय है। जांच एजेंसियों से हमने बात की, कई अधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो कल मध्य रात्रि के बाद जो ड्रोन देखे गए वो एक ड्रोन था या अलग अलग 3 ड्रोन थे। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन समूचे इलाके में जो है हड़कंप मचा हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेना की मूवमेंट भी काफी ज्यादा हो रही है। ये जो इलाका है कुंजवनी इलाका है, जो कि जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर पड़ता है और यही वो राजमार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी भागों से जोड़ता है। इस राजमार्ग के दोनों तरफ जो है सेना के कैंप है। यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखाए तस्वीरें, वहां पर देखिए वो जो कांटेदार तार लगी है उसके उस पार जो है आर्मी का कैंप है और दूसरी तरफ यहाँ पर सड़क के दूसरी ओर भी आर्मी का कैंप है। तो काफी संवेदनशील इलाका है ये, हमेशा यहाँ पर हाई अलर्ट रहता है। लेकिन कल भी यहाँ पर जो है ड्रोन देखे गए, उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। अब सवाल उठता है मीनाक्षी की, आखिरकार लगातार यहाँ पर ड्रोन जो देखे जा रहे हैं वो उसे कौन लॉन्च कर रहा है, कहां से लॉन्च कर रहा है, ये जो है तमाम अभी जांच के दायरे के अंदर है ये सारे विषय। लेकिन साफ तौर पर चूंकि जो हमने देखा कि एयरबेस पर जो हमला हुआ ड्रोन के जरिए, वहां पर भी जो है ड्रोन के अवशेष नहीं मिले। कल भी जो ड्रोन देखे गए रत्नूचक कालूचक मिलिट्री स्टेशन एरिया में, वहां पर भी कोई ड्रोन के अवशेष नहीं मिले। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों में काफी ज्यादा चिंता है कि आखिरकार ये ड्रोन आ कहां से रहे हैं, इनका स्रोत क्या है। एक थ्योरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसको कोई लॉन्च कर रहा हो, लेकिन अगर हम हवाई दूरी की बात करें, हवाई मार्ग की दूरी, तो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो है हवाई मार्ग से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर है। जो रक्षा विशेषज्ञ है उनका यही कहना है कि
काफी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन इसको अभी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। इस थ्योरी पर भी काम हो रहा है। दूसरी थ्योरी यह है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी ने ड्रोन भेजा हो, उसको फिर यहाँ पर असेंबल किया गया हो और यहीं से जो है उस ड्रोन को लॉन्च किया गया हो जम्मू शहर से। फिलहाल ये तमाम विषय जो है जांच के दायरे में है। और एक अपडेट इसमें यह है कि जो गृह मंत्रालय है उसने जो जम्मू के वायुसेना के स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसकी जांच जो है अब एनआईए को सौंप दी है और जल्दी ही एनआईए की खास टीम जो है नई दिल्ली से जम्मू पहुंच रही है। मीनाक्षी, कल 2 ऐलान किए। पहला ये कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी और दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव वो पूरी ताकत से लड़कर अपनी सरकार बनाएंगी। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जो कह रही थी कि ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ चुनावी समर में उतर सकती है। चुनावी राजनीति में रोज बिछाई जाती है राजनीतिक दसार, रोज साधे जाते हैं नए नए समीकरण। कब कौन सा सियासी दल कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं मालूम। ऐसी ही एक चाल आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही खबरें थी कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे खारिज कर दिया। अलबत्ता ओवैसी ने भी कह दिया कि उनकी सिर्फ राजभर के संकल्प मोर्चे से गठबंधन है और उनका दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान से राजभर अब तक अनभिज्ञ हैं। सुनिए। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में एक अलग विकल्प बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये खेल खल रहा है कि यूपी में ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं और अब बिहार के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने उसका सबक लिया और उसको साफ किया रास्ता को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बेवकूफ नहीं हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब के क्या मंसूबे हैं और क्या सब चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की महाभारत शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरने से मायावती ने इनकार कर दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये इनकार कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब मायावती जी का बयान आता है और मायावती जी बयान देती हैं कि हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता देने का काम कर रहे हैं, वॉकओवर दे रहे हैं। आप वॉकओवर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। मायावती जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रही हैं। पंचायत चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों और प्रस्तावकों का अपहरण हो रहा है, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा है और शासन की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही आरोप ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। जिस तरह गुंडा गुंडई करता है उस तरह सरकार खुलेआम गुंडई करा रही है, जिसका उदाहरण चाहे गोरखपुर में आप देखिए, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मऊ में हो, चाहे जहां भी खुल करके बात ओपन आ रही है,
कि पुलिस खड़ी है, एसपी खड़ा है, सीओ खड़ा है, दरोगा खड़ा है, उसके सामने लोग मार रहे हैं और वो मूक दर्शक बने हैं। यूपी पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनावों का रण क्षेत्र बना रहे हैं। मानकर चलिए कि इस बार यूपी के विधानसभा का रण पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई चौंकाती हैं। धर्मांतरण के इस धंधे का पहला सबूत उत्तर प्रदेश में मिला था। जांच एजेंसीज ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मालूम चला कि इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में इस धंधे को विस्तारित किया जा रहा है और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन वाले जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, इस साजिश के नए नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब दिल्ली और हरियाणा से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के नाम पर धंधा चला रहे इन ऑल इंडिया गिरोह की अहम कड़ियां हैं। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, वे घर वाले परेशान हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी उमर गौतम और जहांगीर कासमी की निशानदेही पर हुई है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप है। पता चला है कि धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली के संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं, जो जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। ये भी पता चला था कि उमर गौतम के अकाउंट में हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बड़ी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके रडार पर अब पूर्वी यूपी के कई मदरसे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के 20 मदरसों पर सीधे जांच एजेंसियों की नजर है। बीते कुछ साल में इन मदरसों में फर्जी तरीके से कई नियुक्तियां की गईं। आजमगढ़ के अलावा मिर्जापुर और आसपास के जिलों के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पता चला है कि विदेशों से आने वाला पैसा इन मदरसों को भी मिलता था। इसी आधार पर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी एक और केस दर्ज कर सकती है। करीब 12 मदरसे हैं, 20 अनुदानित मदरसे हैं हमारे, जिनमें से 12-13 मदरसों में ऐसे शिक्षक तैनात थे जिनके संदर्भ में एसआईटी द्वारा जांच करके कार्रवाई की। और ये अवैध नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण है, जो नियुक्तियां लंबे समय से थी अवैध, उन्हीं के खिलाफ एसआईटी ने जांच की और जांच में जो इनको दोषी पाया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चुनाव से पहले इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी नेता ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की साजिश के सफाये की बात कर रहे हैं। लेकिन मदरसों को लेकर के पिछली सरकारों ने जिस तरह से रेवड़ियों की बंदरबांट की थी, उसके कारण से पूरी मदरसा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इन तमाम मसलों की गहनता से जांच कराई है और बहुत सारे मामले इसमें निकल करके सामने आए हैं जिनमें विधि सम्यक रूप से कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो षड्यंत्र करता है वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं, वो कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की उनके संदेह है। तो जो सारी बात है ये बहुत गंभीर है और वास्तव में जो देश के अंदर अब तक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलती रही, तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से इस प्रकार के अलगाववादी लोगों को ताकत मिलती रही है। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको रोका जा सके। धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क का पता चलने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है और तलाश उस मास्टरमाइंड की हो रही है जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मूक बधिर लोगों को लालच देकर के धर्मांतरण कराने का ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ईडी और एटीएस की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ऐसा भी है कि तमाम मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलने के संकेत मिले हैं।
जिसके बाद एटीएस की रिपोर्ट पर ईडी एक नई एफआईआर तक दर्ज कर सकती है। जानकारों की अगर माने तो ईडी की जांच में भी तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे न सिर्फ फॉरेन फंडिंग की बात तय होती है बल्कि विदेशों से आतंक फैलाने की साजिश का भी खुलासा होता है। यानी तय है आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से विस्फोटक गिराने का मामला यूएन पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इस मसले पर दुनिया का ध्यान खींचते हुए भारत ने चिंता जताई है कि आतंकवादी अब ड्रोन के जरिए सामरिक और व्यावसायिक महत्व के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। गीता मोहन इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, भारत ने एक ये बड़ी पहल, बड़ा कदम उठाया है, यूएन में इस मामले को उठाया गया है। जी बिल्कुल, ये सेकेंड हाई लेवल कॉन्फ्रेंस था ग्लोबल टेररिज्म को लेकर, जहां पर भारत के स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी ने शिरकत की और उसमें उन्होंने बड़े साफ तरीके से मीनाक्षी ये कहा कि कैसे पहली बार भारत में वेपनाइज्ड ड्रोन यूज किए गए, ड्रोन जिसमें वेपन यूज करके आतंकवादी हमला हुआ है, पहली बार भारत में। ये वर्ल्ड बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र देखता आ रहा है काफी ऐसे जगहों में जो मिडिल ईस्ट में, इराक चाहे सीरिया हो, जहां पे ड्रोन का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर अब भारत ने वही चिंता जताई कि ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना आतंकवादी गुटों को भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये जो आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से आता है या फिर दूसरे देश इसको सपोर्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड ऑर्डर और रीजनल सिक्योरिटी को होता है। जी गीता, जिस तरह से भारत ने ये मसला यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, यकीनन अब इस मामले की गूंज बहुत आगे तक सुनाई देगी, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ इस पर खड़ी हो सकती है, क्या रिस्पांस रह सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मीनाक्षी, अगर आप देखें तो जो बॉर्डर के हमारे कंट्रीज हैं उनको जवाब तो देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के स्पेशल सेक्रेटरी हैं कौमुदी, उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से कह दिया था कि ये स्मगल होके वेपन्स बॉर्डर के उस पार से इस पार आते हैं और फिर इनका इस्तेमाल इस तरीके से होने लगा है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को FATF के ग्रे लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहा है मीनाक्षी, वहीं पर जब ऐसे अटैक होने लगते हैं जो पहली बार देखा गया है और बहुत ही बड़ा सीरियस थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में सोचना होगा और बहुत सीरियसली सोचना होगा, जिस पर विचार यूनाइटेड नेशंस भी कर रही है और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी पे लगा हुआ है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल जो आतंकवादी गुट करने लगे हैं उसको कैसे रोका जाए या उसको कैसे ही पहले। गीता, एक चीज और गीता, क्योंकि ये मामले अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बातचीत को ले जाया जाता है यकीनन बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया होगा, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि इस तरह का कोई भी मसला होता है तो हमेशा हमारा स्टैंड ये होता है कि हम अपने मसलों को खुद सुलझाएंगे, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस मामले को ले जाया गया है तो इसके पीछे क्या सोच दिखाई देती है और इसका असर कितनी दूर तक जा सकता है? गीता मीनाक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बायलैटरल इश्यूज की बात करें तो भारत हमेशा ये कहता है कि इन मुद्दों को भारत को अपने आप सुलझाने चाहिए अपने बाकी देशों के साथ, लेकिन जब आतंकवाद का मामला आता है तो भारत कहीं नहीं चूकता। संयुक्त राष्ट्र चाहे कोई और मल्टीलैटरल फोरा हो, हर जगह भारत ने आतंकवाद को लेकर मुद्दा उठाया है, आवाज उठाई है और हमेशा ये कहा है कि अगर वर्ल्ड बॉडी साथ नहीं होगा, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सही गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट करता रहेगा तो भारत जैसे देश जिनके जो सराउंडेड है ऐसे देशों के साथ जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो आतंकवाद को लेकर भारत ने हर बार हर फोरम में आवाज उठाई है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में उनको जरूरी था ये बताना, क्योंकि बड़ा टाइमिंग बड़ा अच्छा था कि ग्लोबल टेररिज्म पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी ने ये मुद्दा उठाना जरूरी समझा कि कैसे वीडियो गेमिंग स्ट्रैटेजीज के तहत अब ये लोग ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करने लगे हैं और कैसे ड्रोन्स को कैसे प्लान किया जाता है, इन ड्रोन के अटैक्स को कैसे स्मगल किया जाता है, डिसअसेंबल्ड ड्रोन्स बॉर्डर के इस पार लाके फिर असेंबल किए जाते हैं। पूरे डिटेल में
हमारे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में बात रखी और बताया कि क्या प्लानिंग था, कैसे प्लान किया गया। एक सवाल मैं और यहाँ पर आपसे लेना चाह रही हूँ। हालांकि जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ये अभी एक पहल है और बहुत कॉम्प्लेक्स मामले हैं, लेकिन देखिए गीता, बीते वक्त में हमने खुद देखा है कि अमेरिका जैसे देश हों जिन्होंने खुद ड्रोन्स के इस्तेमाल से अफगानिस्तान हो या इराक हो कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया है जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी या उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था। तो ऐसे में जब भारत इस मामले को लेकर यूएन में गया है और ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अगर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझ बनती है, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो जो बाकी देशों का, खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों का जो इतिहास रहा है, क्या स्टैंड इस पर होगा, ये बड़ी दूर की कौड़ी दिखाई देती है गीता। बिल्कुल मीनाक्षी, जब अमेरिका यूज करने लगा था ड्रोन तब भी यही सवाल उठा था कि आप आज कर रहे हैं कल आतंकवादी भी कर सकते हैं। तो ड्रोन्स को इस तरीके का ड्रोन्स का इस्तेमाल करना क्या सही होगा या नहीं, ये काफी समय से ये डिबेट चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सैंक्शन्ड ड्रोन्स हो और उनके मॉनिटरिंग हो, जहां पे गवर्नमेंट से आपने एक सरकार से परमिशन ली है चलाने के लिए उस ड्रोन को, तो बात अलग है। अगर वही गवर्नमेंट सैंक्शन ना हो और वो आतंकवादी यूज करने लगे तो बहुत ही बड़ी चिंता की बात होती है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा बस ये नहीं है कि आतंकवादियों ने यूज किया है, मुद्दा ये भी है कि क्या किसी देश ने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया कि वो ड्रोन इस तरफ भेजे। ये बिल्कुल गीता, और इनफैक्ट जिस बात का जिक्र गीता आप कर रही हैं, पाकिस्तान और चीन की जो आपस में एक जो रिश्ते हैं और जिस उन रिश्तों ने जिस तरह से भारत को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि थियोरी लगातार ये भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान ने जो चाइना से ड्रोन्स लिए हैं उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इंतजार करना होगा तमाम इन्वेस्टिगेशंस का, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गीता इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। बात जब हो रही है ड्रोन्स की, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से ड्रोन एक के बाद एक दिखाई दिए हैं, इसने एक दहशत का माहौल जरूर बनाया है। 26-27 जून की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराने की घटना हुई। शुरुआती जांच से ही पता चला कि विस्फोटक में आरडीएक्स भी शामिल हो सकता है। पहले एयरफोर्स स्टेशन, फिर आर्मी कैंप। 24 घंटे में ड्रोन अटैक की दूसरी साजिश। छोटे ड्रोन से बड़ी साजिश का बड़ा प्लान। आतंक की नई उड़ान, क्या है काउंटर प्लान। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जो हुआ वो आर्मी कैंप में भी हो सकता था अगर हाई अलर्ट ना होता, अगर जवान मुस्तैद ना होते। अभी जम्मू ड्रोन अटैक की जांच चल ही रही है। 24 घंटे के भीतर फिर 2 ड्रोन दिख गए। इस बार इन ड्रोन का टारगेट जम्मू का ही कालूचक मिलिट्री बेस था। रविवार की रात को 11:45 पर पहला ड्रोन दिखा। करीब 3 घंटे बाद रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप है। सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। रात को मिलिट्री बेस पर ड्रोन मंडरा रहे थे। एयरफोर्स स्टेशन पर एक दिन पहले ही हमला हो चुका था, इसलिए ड्रोन दिखते ही तुरंत हाई अलर्ट किया गया। क्विक रिएक्शन टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को
मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है, रत्नुचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी। फायरिंग में अगर ड्रोन गिरे होंगे तो कहीं उनके कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसका मतलब यही है कि फायरिंग के बाद ड्रोन भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है, ये कहां से आ रहे हैं और हमला करके कहां वापस जा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में भी यही हुआ। अब तक की जांच में ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। अब तक की जांच में यही पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर 2 हमले किए गए। वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल जाएंगे। विस्फोटकों के साथ साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर एक बड़ा होल हो पाया। अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार ये ड्रोन लॉन्च कहां से हुए, कौन इनको ऑपरेट कर रहा था। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से, और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है, तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफी कठिन है। लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिस्टेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना, ये नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए जांच की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि साइज में बहुत छोटे ड्रोन को आसपास के ही 6-7 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं, इन सवालों का जल्द पता लगना जरूरी है, क्योंकि आतंक की इस नई उड़ान से लहूलुहान होने के बड़े खतरे हैं। इसीलिए इस उड़ान के पर तुरंत कतरने जरूरी है। जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन और टर्की जैसे देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के आगे पाकिस्तान की नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश सख्त लहजे कोई समझते हैं। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को अपना रुख समझा दिया है। जम्मू में अचानक एक के बाद एक ड्रोन हमले, और वो भी टारगेट पर सुरक्षा बलों के ठिकाने। ये एक दिन की नहीं है साजिश, अचानक नहीं हुई प्लानिंग। ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की, जिसका खुलासा आज तक ने पहले ही कर दिया था कि बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तानी सेना और ISI अब ड्रोन को नया हथियार बना रहे हैं। ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजने और हमले करने की प्लानिंग महीनों से हो रही थी और खुफिया एजेंसियों ने इस बात पर सुरक्षा बलों को अलर्ट भी किया था। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन अपना प्रेजेंस तो दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हम एक्सटिंक्ट हो चुके, हम पूरी तरह बुझ गए हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह से स्ट्रे इंसिडेंट्स वो करते रहेंगे ताकि वो अपनी मौजूदगी दिखाते रहें और वो अपने जो सपोर्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, उनको कन्विंस करें कि हम भी अभी भी तुम्हारे साथ हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान का हाथ इन ड्रोन अटैक में नहीं होगा। अगर सीमा पार से ड्रोन नहीं आए तो कश्मीर में पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकी संगठनों ने इन ड्रोन अटैक को अंजाम दिया होगा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI कश्मीर में ऐसे छोटे ड्रोन देने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे कश्मीर में मौजूद लश्कर और हिजबुल के आतंकी सुरक्षा बलों पर IED से हमला कर सके। इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने POK में तेजिन के अपने पुराने आर्मी कैंप को आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए भी दिया था। छोटे ड्रोन हमलों की बड़ी प्लानिंग के लिए पाकिस्तान ने POK में एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें लश्कर और हिजबुल के बड़े आतंकी कमांडर भी शामिल थे।
इसमें ऐसे छोटे ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी जो 4 से 5 किलोग्राम विस्फोटक 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं और किसी भी टारगेट को ब्लास्ट कर सकते हैं। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। इसी साजिश के तहत अब जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के ठिकाने ड्रोन हमले के टारगेट पर हैं। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ने ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। यह संदेह इसलिए भी पक्का होता है क्योंकि 2 साल से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली आतंकी हरकतें बढ़ी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स गिराने में हो रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब बॉर्डर पर भी सीमा पार से ड्रोन देखे गए। यहाँ तक कि इस वक्त जब सीमा पर सीज फायर है, तब भी ड्रोन से कश्मीर में पाकिस्तान की हथियार और गोला बारूद की सप्लाई चल रही है, जिसका खुलासा खुद CDS जनरल बिपिन रावत कर चुके हैं। इस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। ड्रोन से आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान के आतंक के लो कॉस्ट मॉडल की तरह है, जिसमें खर्च कम है, रिस्क कम है और दूसरों के लिए खतरा बड़ा है। भारतीय वायुसेना के रेडार बहुत तेजी से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को या फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों की टोह लेने के लिए बने हुए हैं। वो नीचे और धीरे उड़ने वाले क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर जैसे मानव रहित टोही विमानों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसके लिए खासतौर पर निर्मित कर्व रेडार होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस पर या मिलिट्री स्टेशंस पर इस तरह के रेडार अभी नहीं है। चैलेंज भी बड़ा है क्योंकि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे ड्रोन को पकड़ पाना आसान नहीं होता। ये भारत के लिए नई चुनौती है, जिसका तोड़ जल्द निकालना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।